Hi friends, welcome you all on my YouTube channel मिशन यूपीएससी जीएस क्लासेस। आप लोग सर्च कर सकते हैं YouTube पे हमारा चैनल, आपको ये वीडियोज वहाँ पे मिलेंगी। हम लोग आज अपना क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपको स्टार्टअप से लेके एंड तक पॉलिटी की क्लासेस दी जाएंगी और आपको ये समझ आएगा कि इस एग्ज़ाम का महत्व क्या है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो आप ये देखते होगे कि इंडियन पॉलिटी काफ़ी पार्ट आपके एग्ज़ाम का कवर करता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सिमिलरली अगर आप यूपीएससी के लिए अपेयर होना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपको हेल्प करेगी। आप एक बार अपने यूपीएससी के जीएस पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पे एक ब्रॉड सिलेबस दिया हुआ है, वो पार्ट हम सारा कवर करेंगे। आप सिमिलरली किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियोज आपको मिल जाएँ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंडियन पॉलिटी की कहाँ से इवोल्यूशन कैसे होती है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो आज आप देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर थ्री टायर गवर्नमेंट आप देखते हैं, उसका कहाँ से उद्भव कहाँ से हुआ है और इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। जो हमारा संविधान बना उसकी विशेषताएं क्या रही हैं, संविधान ने कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्रोतों से संविधान में चीज़ें ऐड की गई हैं। तो इस सब चीज़ के बारे में शुरुआत से लेके एंड तक हम लोग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजंस सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो हमारे संविधान में इम्पोर्टेंट कोई भी अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास है। आज हम लोग सीरीज में क्लासेज करेंगे जिसमें हम कंप्लीट पॉलिटी को आपको पढ़ाएंगे। तो आई होप ये वीडियोज आपको हेल्प करेंगी और आप इसको बहुत सारा प्यार देंगे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इंडियन पॉलिटी और एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप देखते होंगे तो भारत का एक जो संविधान है, संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, हमारे कंट्री की गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ये सारा प्रोविज़न हमारे संविधान में ही दिया हुआ है। उसके अंतर्गत बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फंक्शंस करती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। अगर इससे पहले अगर आप यूपीएससी के लिए अपेयर होना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए आपको पहली बात तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको यूपीएससी का जो सिलेबस मेंशन है उसके थ्रू आपको एक बार जाना चाहिए कि सिलेबस क्या डिमांड कर रहा है। आपको समझना चाहिए जीएस पेपर 2 में कौन क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो उसके बाद में अगर आप देखें तो सिलेबस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए मस्ट हो जाता है। अगर आप सिलेबस एक बार देख चुके हैं तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और हमको क्या लिखना होता है, कैसे अटेंड करना होता है। तो ये आपको चीज़ें पहले से देखनी चाहिए। और उसके बाद में अगर आप देखें तो प्रीलिम्स का मेंस का सारा क्वेश्चंस अगर आप देख लेते हैं, उसके बाद में आपको एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो भी 6 to 12 है, अगर आप 6 to 12 नहीं फॉलो कर सकते, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो भी, या फिर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके क्लासेस कंप्लीट करूँगा। तो आप इस वीडियो के थ्रू पे भी रिलाई कर सकते हैं। साथ में अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर लीजिए, नहीं तो आप हो सके तो कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लीजिए। इसलिए जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप उससे गो थ्रू हो जाइए। जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैं क्लास में अच्छे से डील करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो पॉलिटी क्या है, अगर आप पॉलिटी को देखोगे तो पॉलिटी क्या है, किसी भी कंट्री के लिए पॉलिटिकल सिस्टम जो भी अडॉप्ट करता है, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो। जैसे आप देखते हैं अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम को वो करता है, अडॉप्ट करता है ब्रिटेन से। तो ऐसे हर कंट्रीज का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग उस वहाँ की पॉलिटी वर्क करती है। जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसे डिफाइन करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फिर आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो ऑल अदर लॉज जो भी हैं और सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शुड बी इन हार्मनी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। जो और भी लॉज हैं
कंट्री के वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबऑर्डिनेट हैं। मतलब सबऑर्डिनेट का मतलब उसके क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सबऑर्डिनेट होना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंदर रह के ही वर्क करेंगे, और जो भी हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हार्मनी में रहना चाहिए, नहीं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कर दिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं इट इज द फंडामेंट, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बेसिक से डिफाइन करें एकदम सिंपल वर्ड्स में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड which reflects the ideology and philosophy of the constitution मेकर। सो ये आपको दिखाता है कि क्या ये प्रदर्शित करता है संविधान में कि संविधान प्रदर्शित करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने कैसा चीज़ों को, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी फिलॉसफी क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। सो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक परिभाषा लिख लें ताकि हम आगे बढ़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ टर्म्स हैं जो जानने चाहिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन पड़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नेशन क्या है या फिर स्टेट क्या है, तो आपको डिफाइन करने को आना चाहिए। सो अगर आप छोटे 2-4 टर्म्स जो हैं उनके बारे में आप बेसिक आइडिया टर्म्स लिख लें। नेशन क्या है? द आइडिया ऑफ नेशन इज ए वेरी डिबेटेबल, नेशन का जो भी कोई डिफिनेशन नहीं है, डिबेट है कि नेशन की डिफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो वेरी, क्योंकि इसका बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, इसलिए दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया कि नेशन किसे बोलते हैं। सो अगर आप सिंपली वर्ड में देखें तो जैसा बोलते हैं, एक डेफिनेशन है, नेशन इज द समेशन ऑफ पीपल हु फील वन। सो इंडिया में अगर आप देखें तो हु फील वन ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ के? आप लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज ग्रुप होते हैं जो अपने आप को एक ग्रुप मानते हैं। जैसे आप देखोगे बाहर यूरोप के कंट्रीज को देखोगे तो जो पोलिश है उनका पोलैंड कंट्री है, या जर्मन्स जो हैं उनके लिए जर्मन कंट्री है, जो फ्रेंच हैं उनके लिए फ्रेंच कंट्री है, इंग्लिश के लिए ब्रिटेन है। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो इंडिया में कोई एक नेशन का डिफिनेशन डेवलप नहीं हो पाता। नेशन का डिफिनेशन डेवलप इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है, लैंग्वेज में, इथनिसिटी में, हर चीज़ में। तो इसलिए इंडिया के संबंध में नेशन का जो एक डेफिनेशन है वो डिबेटेबल हमेशा रहता है। तो अगर आप स्टेट का देखोगे तो स्टेट का डेफिनेशन जैसा आप इसको लिख सकते हैं कि द आइडिया ऑफ नेशन इज ए वेरी डिबेटेबल in terms of India due to its varied definition, due to diverse condition, due to diverse language and diversity of India। तो आप लिख सकते हैं इसको, या फिर कोई आपसे पूछेगा नहीं, आपको सिंपली जानना चाहिए स्टेट का डिफिनेशन क्या है। स्टेट को का डिफिनेशन अगर आप देंगे तो स्टेट का डिफिनेशन एक मॉन्टेविडियो जो कन्वेंशन था उसमें दिया गया था, उसके बेस पे आप दे सकते हैं। लाइक आप लिख सकते हैं that state is more or less an agreed definition wherein Montevideo Convention 1933 Politics of Vocation by Weber। so वेबर ने जो स्टेट का डेफिनेशन अपने मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में दिया था, उसके बेस पे आप डेफिनेशन दे सकते हैं। लाइक फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड पॉपुलेशन, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी और एग्रीड एस्पेक्ट ऑफ स्टेट। तो आप इसके बेस पे स्टेट का डेफिनेशन दे सकते हैं। सो आगे आइए स्टार्ट करते हैं।
अब आप सोचेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या है। सो आप लिख सकते हैं इसमें सिंपल सा, इट एक्सप्रेस आइडियोलॉजी, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ द कंट्री, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी। फर्स्ट टर्म आप लिख सकते हैं फंक्शन क्या है। सो ये कंट्री का आइडियोलॉजी, जैसे आप पार्लियामेंट्री सिस्टम आप गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं तो आपका आइडियोलॉजी है कि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रमोट करते हैं। लाइक बहुत सारे कंट्रीज हैं जो सिंगल पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किए हैं, या फिर जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं लाइक यूएसएसआर, चाइना, उनका आइडियोलॉजी उनका कॉन्स्टिट्यूशन में शो करता है। तो इससे शो करता है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट, डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन है वो शो करता है आइडियोलॉजी कि इंडिया में जो है पीपल्स रूल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव ही लोगों को का गवर्नमेंट है सेंटर में। दूसरा ये क्या शो करता है, ये किसी भी कंट्रीज के बेसिक लॉ को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक लॉ, वहाँ का जो मूलभूत कानून है उसको शो करता है, संविधान जो है क्या है। उसके बाद में थर्ड आप देखोगे तो ये वहाँ का गवर्नमेंट का लेवल शो करेगा कि किस तरह की गवर्नमेंट वहाँ पे फॉलो की जाती है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये सारा चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलेगा, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसमें संविधान के संशोधन का क्या प्रोविजन है, इसमें प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या है संविधान में, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन करने का क्या प्रोविजन दिया हुआ है। उसके बाद में वहाँ का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी संविधान में शो करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संविधान का फंक्शन ये है कि संविधान जो है वो बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ आइडियोलॉजी, वहाँ कंट्री का आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करता है। लाइक अगर चाइना को का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक आइडियोलॉजी को शो करता है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। और जैसे आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन से आपको पता चलता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करता है, साथ ही उसमें सोशलिज्म के भी कुछ प्रोविजंस अब जुड़ रहे हैं। ऐसे ही आप इंडिया का देखते हैं या फिर किसी भी कंट्री का देखते हैं तो उसका बेसिक आइडियोलॉजी पता चलता है कि कंट्री का आइडियोलॉजी क्या है, साथ में वहाँ के बेसिक कानून के बारे में पता चलता है कि क्या है। फिर आपको वहाँ के गवर्नमेंट कितने लेवल की गवर्नमेंट वहाँ पे फॉलो की जाती है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का क्या प्रोविजंस दिया हुआ है इसके बारे में आपको वहाँ पे दिखेगा। फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का है, लाइक वहाँ पे पार्लियामेंट का कैसे स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट में जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपको एग्जीक्यूटिव देखने को मिल जाएगा, आपको लेजिस्लेचर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जुडिशरी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें सारे प्रोविजंस दिए होते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, सारा कुछ संविधान में ही आपको देखने को मिलेगा। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप इतना बेसिक सा समझ चुके हैं कि संविधान क्या है और संविधान का फंक्शन क्या है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे कि भारत संविधान का जो हमारे
कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे संविधान का हमारे उदय हुआ है। तो आप इस वीडियो में अब आपको आगे पता चलेगा कि कैसे संविधान, भारत का संविधान कैसे कैसे डेवलप हुआ है। तो संविधान में अगर हम का बेसिक से स्टार्टअप से देखें तो जो पार्लियामेंट जो भी कंपनी के टाइम पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जो एक्ट्स आने चालू हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उनका भी हमारा संविधान में बहुत सारा योगदान है डेवलप करने में। उनसे भी बहुत सारे प्रोविजंस डायरेक्टली यहाँ पे लिए गए हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आप देखते हैं कि 1773 में पहली बार चार्टर एक्ट आता है। 1773 का चार्टर एक्ट आता है। 1773 का चार्टर एक्ट आता है, और फिर बाद में आप यहाँ से लेके आप देखोगे तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बीच में बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं जिनके माध्यम से हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस जुड़ते हैं। अगर आप 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे सबसे लास्ट का, तो आप इसमें पाएंगे कि मतलब ज़्यादा से 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स हमारे संविधान के डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से दिए गए हैं। तो हमारा जो संविधान है वो बेसिकली जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे जो भी हमारे यहाँ चार्टर एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल्स ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट जो भी आए, उससे डायरेक्टली प्रोविजंस यहाँ पे लिए गए हैं। तो आप इसमें समझेंगे बेसिक कि क्या प्रोविजंस हैं, कौन कौन से उससे कौन सा प्रोविज़न लिया गया। तो आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था, उसमें आप देखेंगे तो गवर्नर ऑफ, इसका प्रोविजंस आप पढ़ सकते हैं बेसिक बुक से, क्योंकि पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिंपल सा प्रोविज़न है इसमें। जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, जो आप जानते होंगे, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, तो जो गवर्नर्स थे 3 प्रोविंसेस के, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता के, तो यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने लगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। उसके बाद में जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे, बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर बिकम सबऑर्डिनेट टू गवर्नर ऑफ बंगाल। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को गवर्नर ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट कर दिया गया। साथ में यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इससे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर का पावर जो है बहुत सारा छिन रहा है यहाँ पे। वो पावर किसको मिल रहा है? गवर्नर ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पावर दी जा रही है। साथ में अगर आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्ट में आएगा बाद में डिसेंट्रलाइजेशन। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है इस एक्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट वर एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता। (1774) में। तो यहाँ पे कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होती है। साथ में और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो कंपनी के ऊपर अपना बहुत सारा रेगुलेशंस लगाती है। किसके थ्रू? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त किया जाता है कंपनी के मामलों में।
देखभाल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी में स्थापित किए जाते हैं ब्रिटेन के गवर्नमेंट के थ्रू। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे मैटर्स के ऊपर लाइक जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है उनके पास, उसके ऊपर डायरेक्टली ये कंट्रोल करते हैं। किसके बिहाफ पे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये वर्क करते हैं। तो आप देखोगे कि बेसिक इतना प्रोविजंस जो है ये मेन प्रोविजंस। और साथ में अगर आप देखोगे कि जो 1773 का जो एक्ट आता है, इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इस समय गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग थे। कौन था? वारेन हेस्टिंग। सो इस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग के टाइम पे 1773 का चार्टर एक्ट आया। सो इतना प्रोविजंस ये आपके 1773 के चार्टर एक्ट से ऐड हुए, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन थे। सुप्रीम कोर्ट का इस्टाब्लिशमेंट कब हुआ? सो आप देख सकते हैं 1774 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टाब्लिशमेंट हुआ। सो ये जो सुप्रीम कोर्ट बना, इसमें एक चीफ जज थे और 3 जज और थे। सो 3 जजेस 1 + 3 जजेस। सो यहाँ पे 4 जजेस टोटल थे, जिसमें ये CJI थे, चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस, और तीन अन्य जजेस थे। तो आप देख सकते हैं इसका मेन प्रोविजन 1773 के एक्ट का यही था। सो अगर आप देखते हैं बाद में तो कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, या फिर बाद में यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, और बाद में यही पोस्ट वाइसराय के लिए कन्वर्ट होगी। और फिर आप देखेंगे तो जो हमारे संविधान में आर्टिकल 52 दिया हुआ है, वो आर्टिकल 52 बोलता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट फॉर यूनियन ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 52 का जो प्रोविज़न आता है वो ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 1773 के चार्टर एक्ट से आता है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट। सो हमको ये समझना होता है कि कौन से प्रोविजन से हमारे संविधान में कौन सा प्रोविजंस जुड़ रहे हैं। सो ये प्रेसिडेंट आगे चल के जब आप देखते हैं 1861 का एक्ट आता है, या 1858 का जो एक्ट आता है, उसमें आप देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको वाइसराय बोला जाता है। और वही वाइसराय का पोस्ट जो है वो आगे चल के हमारे संविधान में प्रेसिडेंट के रूप में मिलती है। तो इसका इम्पोर्टेंस यही है कि इसका डायरेक्टली प्रोविजंस हमारे संविधान में आगे जाके मिलते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो दूसरा एक्ट जो आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1884 में। जो पिट्स का इंडिया एक्ट आता है वो 1784 में आता है। सो उसमें भी कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। आइए देखते हैं उसका क्या मेन इम्पोर्टेंस रहा है, क्या प्रोविजंस उसमें ऐड किए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट। सो पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1773। दूसरा अगर आप देखेंगे कौन सा एक्ट है तो पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो इसमें आप सिंपली, आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिंपल सा प्रोविजंस इसमें ऐड हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट में। सो आप देख सकते हैं कि पिट्स का जो इंडिया एक्ट था उसमें पहली बात तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो का इसमें जो पहले था, अब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए 2 फंक्शंस, दोनों मिलिट्री फंक्शन के लिए अलग बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो पॉलिटिकल फंक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। साथ में गवर्नर जो वहाँ का होता है उसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का भी प्रोविज़न किया जाता है। साथ में अगर आप देखोगे तो ये
इस टाइम पे भी गवर्नर जनरल कौन था? तो इस टाइम पे भी आप देखोगे तो गवर्नर जनरल जो था वो आपका वारेन हेस्टिंग ही था। इस टाइम पे भी वारेन हेस्टिंग ही गवर्नर थे। सो सिंपली आपको इसमें देख सकते हैं कि कमर्शियल फंक्शन जो भी था और कंपनी का जो मैं जो भी दूसरा पॉलिटिकल फंक्शन था, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को दे दिया जाता है। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है, दूसरा बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनता है। तो ये कंपनी के दो फंक्शंस अलग अलग बॉडीज को दे दी जाती हैं। और साथ में दूसरा प्रोविजंस जो इसमें ऐड होता है कि कुछ और बेसिक से प्रोविजंस हैं जो उसमें दिए गए हैं कि जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर थे उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो गवर्नर की होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स का क्वांटिटी जो है रिड्यूस कर दी जाती है। तो नंबर्स जो हैं वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं। इसका सिंपल सा इतना ही इम्पोर्टेंस है, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका नहीं है। और इसमें आप अगर देखते हैं तो एक सिंपल सा चीज़ें टर्म यूज हुआ है कि जो कंपनी थी उसको ब्रिटिश पोजीशन बोला गया है। फर्स्ट टाइम जो होगा, अब जो कंपनी थी उसको ब्रिटिश पोजीशन बोला गया। सो ब्रिटिश पोजीशन मतलब क्या कि जो कंपनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में ये बताया जा रहा है कि जो कंपनी की शासन कर रही है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रही है। सो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो सिविल और मिलिट्री रेवेन्यूज के लिए ब्रिटिश का गवर्नमेंट का कंट्रोल करता था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है सिविल एंड मिलिट्री फंक्शंस के लिए, सिविल प्लस मिलिट्री। सबसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो आपका पॉलिटिकल मैटर्स के लिए था, पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था आपका। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में था। साथ में अगर आप देखते हैं तो इस आर्टिकल का इस एक्ट का सिंपल सा प्रोविज़न यही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसी के थ्रू यहाँ पे लाए जाते हैं। साथ में अगर हम आगे देखेंगे तो बाद में एक दूसरा जो एक्ट आता है वो चार्टर एक्ट 1813 का आता है, जिसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जैसा आप देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शंस था यहाँ पे वो कमर्शियल ही था, लेकिन बाद में जब चार्टर एक्ट आता है 1813 का, तो चार्टर एक्ट 1813 क्या करता है, इसमें सिंपल सा प्रोविजन से यूज होता है कि जो कंपनी का मोनोपॉली है, कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपॉली है वो ख़त्म कर दिया जाता है ट्रेड से। इंडिया से जो ट्रेड केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपॉली मिलती है। जो भी चार्टर ब्रिटेन की क्वीन के द्वारा दिए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके थ्रू ब्रिटेन जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको मोनोपॉली मिलती है ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए। लेकिन 1813 के एक्ट में इंडिया को पूरी तरीके से ओपन कर दिया जाता है ट्रेड के लिए, और भी कंपनीज यूरोप की इंडिया में आती हैं, जिससे क्या होता है जो यहाँ के इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं, जो यहाँ इंडिया की बहुत सारी छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं वो भी चौपट हो जाते हैं, क्योंकि 1813 में और भी ब्रिटेन की कंपनियाँ या यूरोप की और भी बहुत सारी कंपनियाँ इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती हैं। साथ में सो यहाँ पे आप देखते हो सिंपल सा प्रोविजंस है इसमें। इसका सिंपल सा प्रोविजन ये था कि चार्टर एक्ट, इसमें क्या मोनोपॉली एंड्स द मोनोपॉली टू ट्रेड, मोनोपॉली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपॉली को ख़त्म कर दिया जाता है 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू। और भी ब्रिटेन जितने भी यूरोप की कंपनियां हैं उनको भी इंडिया में, लेकिन कुछ चीज़ों का मोनोपॉली ख़त्म नहीं होता। किस चीज़ का नहीं ख़त्म होता? तो मोनोपॉली ख़त्म नहीं होता ट्रेड विथ चाइना, ट्रेड विथ टी, ट्रेड ऑफ टी, चाय का व्यापार के लिए मोनोपॉली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहती, प्लस ट्रेड विथ चाइना। ट्रेड विथ चाइना। सो ये जब हर 20 ईयर्स पे एक चार्टर्स जो होते हैं वो रिन्यू किया जाता है, तो इसमें 20 ईयर के लिए ये जो चार्टर होता है ये इसका मोनोपॉली ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है आगे। तो अगर आप जब देखेंगे कि जो 1833 का चार्टर एक्ट आएगा उसमें ये मोनोपॉली ख़त्म कर दी जाएगी। जो ट्रेड ऑफ टी विद एंड ट्रेड विद चाइना ये जो है इसको भी बाद में 1833 के एक्ट के थ्रू ख़त्म कर दिया जाएगा। तो सिंपल सा ये प्रोविजन हुआ। दूसरा क्रिश्चियन मिशनरी को, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में इंटर करने का परमिशन दे दिया जाता है इसमें। जैसे जैसे आप देखते हैं कि पहले जो था हम लोग ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए क्योंकि हमारे उद्योग धंधे चौपट होते थे। साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने मिशनरीज को इसलिए छूट देके हमारे कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन या कन्वर्जन इसका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन। सो मिशनरी क्या करते हैं, वहाँ से आते हैं साथ में अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। साथ में जो बहुत सारी ट्राइब्स होती है, आप देखोगे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं क्रिश्चियन को कन्वर्ट हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है, क्योंकि ये लोग कल्चरली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए, बहुत ज़्यादा लालच दे के कैसे भी उन लोगों को कन्वर्ट करके अभी क्रिश्चियन में वो लोग कन्वर्ट हो गए। और भी बहुत सारे जगह पे अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं सामने उभर के जिसमें क्रिश्चियन मिशनरी जो हैं वो लोगों को कन्वर्जन के लिए प्रोत्साहित करते हैं, साथ में कुछ धन देते हैं, हेल्प करते हैं कि वो क्रिश्चियन बन जाए। तो इसका भी ये भी बहुत बड़ा एक रीजन बनता है। 1857 की जब क्रांति होती है तो बहुत बड़ा रीजन बनता है, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं उनको अपने कल्चर पे भी बहुत सारा खतरा दिखता है इन लोगों से। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है 1857 की क्रांति में। तो आप देखते हैं कि साथ में और क्या होता है इसमें, ये मेनली इसी चीज़ के लिए फेमस है। दो ये प्रोविजन, साथ में इसमें एक और प्रोविजन किया जाता है कि एजुकेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए पर ईयर खर्चा करेगी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अगर रियल में देखेंगे तो ये प्रोविजंस कभी हुआ ही नहीं इम्प्लीमेंट, क्योंकि जो ओरिएंटलिज्म था वहाँ के जो लोग, कुछ लोग चाहते थे कि जो शिक्षा दी जाए वो इंग्लिश माध्यम से दी जाए, और कुछ लोग जो चाहते थे कि इंडियंस को इंडियन के वे में ही, उनके ही अपने लोकल लैंग्वेजेस में उनको शिक्षा दी जाए ताकि वो, तो ये डिबेट चलती रही। साथ में ये प्रोविजंस कभी हुआ ही नहीं। तो ये चार्ल्स ग्रांट जो थे इन्होंने इसको वो किया था, लेकिन इसका कभी भी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। तो आप देखेंगे कि ये चार्टर एक्ट 1813 का मेन प्रोविज़न यही था। साथ में अगर आप देखेंगे तो फिर अगला आप देखते हैं कि जो एक्ट आता है वो आता है चार्टर एक्ट 1813। तो 1813 का एक्ट इसीलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें पहली बार जो ट्रेड था, ट्रेड को काफ़ी छूट दे दी गई, बाहर के मोनोपॉली ख़त्म कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो और भी यूरोप की कंपनियां इंडिया में आने लगी। तो उससे भी बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन लोगों का बढ़ा।
यही कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड रेडी करता है हमारे 1857 की क्रांति के लिए, क्योंकि लोग काफ़ी जो ट्राइबल्स हैं या जो भी पेजेंट्स हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं उनका बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन इस एक्ट के थ्रू होता है। क्योंकि ये ब्रिटेन के में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले होता है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रिटेन में जो मैकेनाइज्ड जो हैंडलूम्स जो मैकेनाइज्ड लूम्स वगैरह होते हैं उनसे जो कपड़े हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, साथ में वो चीपर प्राइस में यहाँ पे बिकते हैं। तो इसकी वजह से जो इंडिया में डेवलप किए गए प्रोडक्ट्स हैं उनको डिमांड कम हो जाता है, साथ में वो इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाती हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा एक रोल रहा है। साथ में जब आप 1833 का एक्ट देखते हैं तो ये एक्ट एक तरह से सेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट करता है। इसका अगर थीम देखें सारे एक्ट्स का, तो इस एक्ट का थीम यही रहा कि इसमें सेंट्रलाइजेशन को, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंट हेलेना एक्ट। सेंट हेलेना एक्ट भी इसको बोलते हैं, सेंट हेलेना एक्ट इसको बोलते हैं। इसका थीम क्या रहा है? अगर आप इसका थीम देखेंगे तो इसका थीम रहा है सेंट्रलाइजेशन करना। सेंट्रलाइजेशन। अगर इसका बेसिक प्रोविजंस देखें तो इसका प्रोविजंस क्या रहा है? इसमें पहली बात तो एक जो आपका मोनोपॉली है ब्रिटिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का टी का और चाइना के साथ ट्रेड करने का, इसको फिर ख़त्म कर दिया जाता है। साथ में इट एंड्स, आप लिख सकते हैं, इट एंड्स द मोनोपॉली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ चाइना एंड टी। तो ये मोनोपॉली को एंड कर देता है चाइना के साथ में जो ट्रेड करने के लिए रहती है, और टी का ट्रेडिंग जो भी करता है ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पे इसकी मोनोपॉली 1813 में के एक्ट के थ्रू बढ़ा दी जाती है। तो वो मोनोपॉली यहाँ पे ख़त्म कर दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसका और दूसरा इसमें एक और प्रोविजंस इस एक्ट का जो है मेजर प्रोविजन, वो क्या है कि एक कमेटी गठित की जाती है, इस्टेब्लिश कमेटी टू कोडिफाई द लॉज। जो इंडिया के सिविल लॉज होते हैं उनको और क्रिमिनल लॉज उनको कोडिफाई करने के लिए कमेटी गठित की जाती है। तो ये भी उसका चेयरपर्सन कौन होता है? तो उसका चेयरपर्सन होते हैं लॉर्ड मैकाले। कौन होता है? उसके चेयरपर्सन होते हैं लॉर्ड मैकाले। यहाँ पे एक लॉ कमीशन का गठन किया जाता है, उसके इन द चेयरमैनशिप ऑफ लॉ कमीशन। लॉ कमीशन जो होता है उसका चेयरमैन कौन होता है? अंडर लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक यहाँ पे एक कमीशन गठित किया जाता है, किस चीज़ के लिए? कोडिफाई करने के लिए लॉज को। कौन से लॉज? सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज। जो आज आप सीआरपीसी और सीपीसी या आईपीसी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी लॉ कमीशन की ही देन है। जो मैकाले की कमेटी गठित की गई थी उसी ने ये सारे प्रोविजन ऐड किए। इसमें एक और प्रोविजंस किया गया था लोअर जुडिशरी में इंडियंस के भर्ती के लिए। इट ट्राइड टू ओपन लोअर जुडिशरी
फॉर इंडियन through it tried to open lower judiciary for Indians through competitive exams. So कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू लोअर जुडिशरी के लिए इंडियंस के लिए खोलने की बात यहाँ पे की जाती है, लेकिन अंततः सक्सेस नहीं होती। बाद में जब 1853 का एक्ट आता है तो 1853 के एक्ट में जो ओपन एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सो जो आज आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम या यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम का यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सो वो सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो 1853 से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इंडिया में कंडक्ट होना चालू। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ये सारे एग्ज़ाम लंदन में कंडक्ट किए जाते थे और इंडियंस को ऑलमोस्ट उसमें बहुत कम चांसेज होता था कि वहाँ पे। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्नर जनरल थे। सो गवर्नर जनरल थे। इनको इस एक्ट में एक और प्रोविजन था कि जो गवर्नर ऑफ इंडिया था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा एक्ट जो भी था। ये एक्ट का मेन प्रोविजन सही था, और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजन हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें गवर्नर जनरल कौन था, इसका मेन थीम क्या रहा है, मेन प्रोविजंस क्या रहे हैं। तो ये सारे प्रोविजंस यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाद में इंडिया में जो राष्ट्रपति है हमारा उसके लिए वो क्या होता है, जो नाम होता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है आज का, वो बाद में इंडिया में प्रेसिडेंट होता है। सो यही प्रोविजंस बाद में प्रेसिडेंट के लिए लिया गया है। और साथ में जो लॉर्ड मैकाले की कमेटी गठित की गई थी, इस कमेटी का इम्पोर्टेंस ये है कि जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी है, सीपीसी है, ये सारे 1860 और 61 में जो आईपीसी 1860 का एक्ट है, सीआरपीसी 1861 और साथ में सीपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये भी तुम्हारा 1861 का ही है। तो ये सारा मैकॉले की अध्यक्षता में, साथ में मैकॉले का जो वो कमेटी गठित होता है, इसका एक और प्रोविजन था जो इसने इंग्लिश एजुकेशन के लिए को प्रमोट करने के लिए दिया था। सो उसको बोलते हैं मैकॉले माइन्यूट ऑन एजुकेशन। सो मैकॉले का जो कमेटी थी इसने एजुकेशन के क्षेत्र में भी क्या किया, सो मैकॉले माइन्यूट ऑफ एजुकेशन क्या था ये, सो इंग्लिश एजुकेशन को जो मीडियम ऑफ एजुकेशन उसको इंग्लिश मीडियम के लिए इसको प्रमोट करता है। मैकॉले माइन्यूट ऑन एजुकेशन जो होता है ये इंग्लिश में एजुकेशन के लिए, इंग्लिश एजुकेशन के लिए व्यवस्था करता है इंडिया में। सो इस टीचिंग का मीडियम जो होगा एजुकेशन का वो इंग्लिश होगा, ऐसा मैकॉले माइन्यूट ऑन एजुकेशन में बोला जाता है। सो ये सारा जो था वो विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ये हो पाया था सक्सेस। सो बाद में आज अगर आप इंग्लिश एजुकेशन का मीडियम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैकॉले की ही देन है। इसके बाद में अगर आप दूसरा देखते हैं तो जो एक्ट होता है वो आता है दूसरा जो
इसके बाद में 1853 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। इसका मेन थीम क्या रहता है, अगर आप देखेंगे तो चार्टर एक्ट जो 1853 का है, इसमें फर्स्ट टाइम इसमें जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गवर्नर का, गवर्नर जनरल का, उसको डिफाइन किया गया है। तो इसका इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? 1853 के एक्ट के टाइम पे जो तुम्हारे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो थे इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उसके बाद में अगर आप इसका मेन प्रोविजंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं यही जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, उसका उदय यहीं से माना जाता है। तो मार्क द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम का उदय यहीं से होता है एक तरह से, अगर आप देखेंगे। दूसरा क्या होता है, जो आपका आईसीएस का एग्जाम होता है, वो ओपन कंपटीशन के थ्रू इंडिया में कंडक्ट करने की बात की जाती है। सर इसमें बोला जाता है कि जो आईसीएस का एग्ज़ाम है वो इंडिया में भी कंडक्ट किया जाएगा ओपन कंपटीशन के थ्रू, जिसमें सिविल सर्वेंट को हायर किया जाएगा। सो जो आज आप देखते हैं जो एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ये एग्ज़ाम 1853 में पहली बार जो एक्ट आया उसमें बात की गई कि सिविल सर्वेंट के हायर करने के लिए इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो जो आईसीएस का एग्ज़ाम था वो इंडिया में कंडक्ट करवाया जाना की बात यहीं से शुरू हुई। बाद में यहाँ पे बोला जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी को यहाँ पे फिर से जो है इंडिया पे क्राउन के बिहाफ पे इंडिया पे जो भी वहाँ इंडिया का फंक्शन है वो कंपनी को दिया जाता है क्राउन के बिहाफ पे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जब टर्म नहीं मेंशन किया जाता, जैसा जो चार्टर्स होते थे, चार्टर्स इसमें मेंशन करते थे कि इतने 20 ईयर्स, हर 20 ईयर्स पे चार्टर रिन्यू किए जाते थे, तो 20 ईयर्स के लिए जो भी था वो फंक्शन मिलता था किसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम टर्म मेंशन नहीं किया गया, जो कि कितना टर्म के लिए ये क्राउन का फंक्शन जो है वो कंपनी के पास रहेगा। इसके बाद में जो इसका मेन इम्पोर्टेंस यही है। उसके बाद का अगर आप एक्ट देखते हैं तो आगे का जो एक्ट आता है वो 1858 में, जो 1857 में इंडिया में क्रांति होती है, जो उसके बाद में आता है, तो वहाँ पे ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है वो सीधा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आगे इसके बाद जो एक्ट आएगा वो 1858 का चार्टर एक्ट आएगा। तो 1858 के चार्टर एक्ट का बेसिक प्रोविजंस क्या है? 1858 के चार्टर एक्ट का बेसिक प्रोविजंस कुछ नहीं है ज़्यादा। इसमें क्या होता है, जो 1857 में जो क्रांति होती है, चार्टर एक्ट 1857 की उसके बाद में फिर यहाँ चार्टर एक्ट इतने ही आते हैं। उसके बाद में जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो सत्ता पहुंच जाती है, तो क्योंकि कंपनी का शासन एंड कर दिया जाता है, ब्रिटिश क्राउन अपने माध्यम से शासन करना स्टार्ट करती। तो आप देखोगे कि जो आगे के जो एक्ट्स आएंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला जाता है, और इसको साथ में और क्या बोला जाता है, तो ये चार्टर एक्ट थे। इसके बाद जो आएंगे वो एक्ट आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो इस एक्ट में बेसिक प्रोविजन क्या था, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसको क्या और बोलते हैं, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये 1858 में, जब इसके 1857 में जो क्रांति होती है, उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा सत्ता अपने हाथ में ले लेती है, तो उसके बाद में जो एक्ट आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला जाता है, क्योंकि ये एक्ट डायरेक्टली जो होते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू बनाए जाते हैं इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसका प्रोविजन क्या है, तो इसका प्रोविजन अगर आप सिंपली देखेंगे तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑन बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको खत्म कर दिया जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एबॉलिश कर दिया जाता है यहाँ पे। दूसरा इसका क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का एक पोस्ट बनाया जाता है, साथ में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको, तो न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यहाँ पे और इस्टेब्लिश्ड। साथ में क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वाइस रॉय। तो इस समय कौन था वाइस रॉय, जो था लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। सो इस समय वाइस रॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग वो इस समय वाइस रॉय था। सो ये प्रोविजंस इसमें ऐड किए गए। साथ में अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये वाइस रॉय, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो होगा ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट का मेंबर होगा। सो ये सेक्रेटरी होगा ब्रिटेन के पार्लियामेंट का मेंबर, साथ में वाइस रॉय होगा जो इंडिया में होगा, तो ये कंट्रोल करेगा वाइस रॉय को वहाँ से। साथ में सेंटर पे डायरकी सिस्टम लागू किया जाता है, तो डायरकी एट सेंटर, डायरकी एट सेंटर, द्वैत शासन सेंटर पे लागू कर दिया जाता है। सो डायरकी एट सेंटर, साथ में बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है जो यहाँ पे 2 सीटें होती हैं, एक राज्यसभा, जो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, तो ये बाइकैमरलिज्म बोलते हैं। जहाँ पे सिंगल होगा उसको यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा। सो ये 1858 का बेसिक एक्ट था। इसमें ये प्रोविजंस जो थे वो महत्वपूर्ण थे। साथ में यहाँ पे पहली बार जो फेडरल कोर्ट, जिसे आज हम सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं, तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे फेडरल कोर्ट की यदि स्थापना की जाती है एक, साथ में
अगर आप और देखें इसका क्या प्रोविजंस होता है तो ये बेसिक प्रोविजंस इसका 1858 के एक्ट का है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। जो भी साथ में अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1861 के एक्ट से लेके और 1935 का एक्ट आता है, साथ में फ्रीडम जो इंडियन 1947 का एक्ट आता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आप देखेंगे। कुछ भी अगर त्रुटि रह गई होगी तो आप चेक कर सकते हैं उसको बुक से। आप कोई भी बेसिक बुक एक फॉलो कर सकते हैं। साथ में धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, आगे के पार्ट को कवर करेंगे फिर। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। बाय बाय।